जी, आप सबका स्वागत है एक बार फिर। अगर आपके कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। मैं यहाँ प्रॉम्प्टर पे फिर आपके प्रश्न अगर अभी देख नहीं पा रहा हूँ, अगर कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हो उसके बारे में। चलिए, अगर हम एक त्वरित पुनरावलोकन करें जो कल नहीं आ पाए हों किसी भी कारण से, उनके लिए कि कल हमने बात की जा सकता है। एक, इन्होंने कहा भाई ऐसा है, ये रखो तुम 100 रुपए, 1 साल का तुम्हें 8% ब्याज देना है। मुझे इससे मतलब नहीं, तुम कंपनी मुनाफा कमाते हो 8% का, 16% का, 32% का, 100% का, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे सीधे सीधे 8% ब्याज देना हर साल, ये पैसा रखो। तो इसको आप क्या बोलेंगे? ऋण लिया है आपने। ये क्या है? ऋण है। ऋण है। एक ये भी तरीका हो सकता है कि मैं कहूं कि अच्छा सुनील भाई, एक काम करो, तुम कंपनी खोल रहे हो, ये लो 100 रुपया, लेकिन मुझे कंपनी में कुछ हिस्सेदारी दो। बात ये तय हुई फिर हमारे आपके बीच में कि भाई आप कंपनी खोल रहे हो, 100 रुपए में उस कंपनी में मेरा भी कुछ हक, फायदा हुआ तो दोनों का, नुकसान हुआ तो दोनों का। आपको कुछ मलकियत मिल गई कि भाई जितना फायदा हुआ, 10% फायदा हुआ तो 10% उस हिसाब से बटेगा, 8% का नुकसान हुआ तो दोनों झेलेंगे। अगर आप इस माध्यम से जाते हो, अगर आप इस माध्यम से आते हो तो इसको क्या कहेंगे आप? इक्विटी। इक्विटी क्या हुआ फिर? इक्विटी इक्वल से आई है, इक्वल मतलब बराबर, इक्विटी। इक्विटी का मतलब फिर क्या हुआ? इक्विटी से आशय यह है कि मैं कह रहा हूं मुझे हम मालिकाना हक दे दो, और उसमें जितने प्रतिशत का आपका मुनाफा उतना प्रतिशत मुझे मुनाफा मिलेगा, जितने प्रतिशत आपका नुकसान उतना प्रतिशत नुकसान मैं भी उठाऊंगा। यहां पर ये कह रहा है आपका 8, मुझे 8% चाहिए, आपका 16% मुनाफा हो जाए, 100% हो जाए, या 100% नुकसान हो जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो एक तो पैसा यहां से आ सकता है, निवेश इस तरीके से हो सकता है, एक निवेश इस तरीके से हो सकता है। आप जरा ध्यान सुनिएगा मुझे। मिस्टर ए ने मुझे फिर क्या दिया? निवेश उपलब्ध कराया। क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि किसी भी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्न से क्या आवश्यक होता है? बचत केवल, निवेश केवल, बचत और निवेश दोनों, दोनों की आवश्यकता होती है। बचत की भी आवश्यकता होती, निवेश की भी आवश्यकता होती है। इसलिए आपने कल जब टॉपिक्स देखा था तो उसमें एक टॉपिक्स क्या था? निवेश के मॉडल्स क्या क्या हैं। अब ये निवेश हमारे अपने लोगों से आ सकता है, ये निवेश हमें बाहर से आ सकता है, बाहर से आएंगे तो बोलेंगे विदेशी निवेश है, हमारे यहां अपने स्थानीय लोगों का होगा तो स्थानीय निवेश है, इत्यादि इत्यादि। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द और भी है जो आपको जानना चाहिए। तो मिस्टर ए ने हमें पैसा दिया है। मिस्टर ए का अपना परिवार में इन्होंने कुछ पैसा बचाया हुआ था, इन्होंने हमें पैसा दिया। मैं मिस्टर ए को जानता था, इन्होंने जो है पैसा दिया है, और ये जो है उस पैसे का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई? अब ये जो व्यवस्था है जिसके माध्यम से मुझे ऋण या इक्विटी के माध्यम से पैसा मिल रहा है, इस पूरे निवेश के जरिए आने वाले धन को क्या बोलते हैं? वित्त। तो जब आप बोलते हो वित्त व्यवस्था, वित्त व्यवस्था का मतलब निवेश के क्या क्या विकल्प हैं। तो व्हाट इज फाइनेंस? फिनांस, जैसा भी आप प्रोनाउंस करें, कुछ लोग फिनांस बोलते हैं, कुछ लोग फाइनेंस बोलते हैं, जो भी आपको शब्द उचित लगे। फिनांस कहां से आएगा, कैसे आएगा? वो निवेश के जो क्या क्या विकल्प होंगे, उन सबको अगर हम मिला दें तो वो बनता है वित्त। इसलिए हम कहते हैं वित्तीय व्यवस्था। तो वित्तीय व्यवस्था का मतलब वो सारी व्यवस्था जिसके द्वारा निवेश को सुनिश्चित किया जाता हो, वो सारी व्यवस्था जिसके द्वारा निवेश को सुनिश्चित किया जा रहा हो। मैं बोलूं वित्तीय मध्यस्थ, तो मतलब बैंक वगैरह, वो सारे लोग जो निवेश को सुनिश्चित करते हो, वो क्या हुए? वित्तीय मध्यस्थ हुए। तो वित्तीय शब्द समझ में आ गया, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आप अक्सर इस्तेमाल करते हो, आपको समझने में फर्क क्या है। वित्त क्या है? उन सभी स्रोतों से जिससे निवेश उपलब्ध कराया जा सके उन्हें वित्त कहते हैं, चाहे फिर ऋण की बात हो, चाहे इक्विटी की बात हो। तो इसलिए सरकार को क्या चाहिए? वित्तीय प्रबंधन, ताकि वो सुनिश्चित कर पाए कि वित्त ठीक जा रहा है, इसकी व्यवस्था सभी के पास उपलब्ध हो रही है जिनको जिनको आवश्यकता है। अब एक बात और, जरा ध्यान सुनिए। ये मिस्टर ए मेरे जानने वाले थे, जानने वाले थे। मैंने इनसे पैसा मांगा, इन्होंने कहा हाँ घर में पैसा रखा हुआ, 20 रुपए ले जाओ तुम। अब मैं मिस्टर बी के पास गया जिनको मैं नहीं जानता था, मैंने उनसे कहा आप भी दे दो भाई साहब। तो ध्यान से देखना भाई, क्यों दे दें आपको?
मैं आपको जानता भी नहीं हूं, पता नहीं पैसा क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। मतलब ये कि निवेश के लिए एक वातावरण होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात, अगर ये बात पकड़ में आ गई तो आगे आपको बड़ा मजा आएगा फिर चीजों को समझने में, जब आप बैंकिंग और फिनांस वगैरह पढ़ोगे। एक वातावरण चाहिए होगा जहां पर आपको मुझ पे भरोसा हो, आपको मुझ पे भरोसा हो। तो अब जाहिर सी बात है, आप कितने लोगों को जान पाओगे, कितने लोगों का भरोसा होगा। इसीलिए एक बढ़िया तरीका यह हो कि ये मिस्टर ए बी सी डी, ये सब लोग किसी एक जगह पर अपना पैसा जमा करें, अपना पैसा जमा करें, और फिर वो संस्था जो भी हो उससे मैं पैसा लूं, वो मेरे लिए वित्त का प्रबंध करे, वो मेरे लिए वित्त का प्रबंध करे। ये जो संस्था होगी यही आने वाले समय में बैंक है, या इसको बोल सकते हैं पूंजी बाजार। मैंने कहा बाजार वो जगह है जहां क्रेता विक्रेता एक साथ आते हो, तो इसको शब्द बोल सकते हैं कि नहीं, पूंजी बाजार। आगे मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा, पूंजी बाजार। तो मतलब जहां पर अब ए बी सी डी को इन पे भरोसा है, ये संस्था को जानते हैं, यहां पैसा जमा करा दिया, आप बैंक में पैसा जमा करा देते हो, बैंक फिर उस पैसे के किसी और को ऋण दे रहा होता है। किस बात पर वो देखता है कि इस आदमी को ऋण देने लायक है कि नहीं, उस आदमी पर भरोसा करने लायक नहीं। जैसे मान लीजिए आप ही हो, आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, मान लीजिए आपके पास इस समय 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, मैं कहूँ 10,000 रुपए चलिए पाकिस्तान में लगा दिए, तो आप भी कहोगे रहने दो सर, जेब में रहने देते हैं। या मैं कहूँ कि चलिए 10,000 रुपए ले चलिए वहां लगा दीजिए सीरिया में, तो आप कहोगे नहीं सर अभी वहां बड़ा ब्लास्ट हो रहा है, हमें नहीं लगाना है। ये मैं कहूँ चलिए 10,000 रुपए लेके यूके में लगा दिया जाए, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। क्या हो रहा है? आपका भरोसा कि यहां पर रिटर्न आएगा। ये जो विश्वास है, इस विश्वास को बोलते हैं वित्तीय वातावरण। जितना अच्छा वित्तीय वातावरण होगा किसी भी संस्था के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है कि उस वित्तीय वातावरण को ठीक बनाते रहें। जितना अच्छा वित्तीय वातावरण होगा उतना अच्छा जो है आपके यहां निवेश बढ़ेगा। इसीलिए तमाम एजेंसीज हैं जो रेट करती हैं। आप बैंक में लोन लेने जाते हो, मैंने बैंक में पैसा जमा कर दिया, मुझे भरोसा कि बैंक है मेरे पास, ये बैंक मेरे पास है। अब आप बैंक में पैसा लेने जाते हो तो बैंक देखता है कि इस आदमी को देने लायक है कि नहीं, आपका सिविल स्कोर चेक करेगा। अगर मैं बताऊंगा सिविल स्कोर क्या होता है, एक रेंज होती है जिससे आप जान पाते हैं कि आपका रिकॉर्ड कैसा रहा है, या आपके बारे में जानकारी हासिल करेगा, उसके बाद पैसा देगा। तो इस तरीके से एक निवेश का माहौल, जब आप कहते हो निवेश का वातावरण होना चाहिए, इन सब के लिए क्या चाहिए? आ गए उस शब्द पर, नियोजन। कि निवेश कैसे ठीक हो, उत्पादन कैसे बढ़िया हो, उत्पादन में सभी को लाभांश कैसे मिल रहा हो। जब आप इन सब चीजों को सुनिश्चित कर पाते हो तब जाके आपका उत्पादन ठीक तरीके से होता है, उत्पादन ठीक तरीके से हो सकता है। तो आपको चाहिए पूंजी, पूंजी में क्या चाहिए? बचत चाहिए, बचत और निवेश चाहिए, निवेश के लिए वित्तीय प्रबंध चाहिए। मैंने आपको बताया 2 तरीके से होता है, ऋण हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, तमाम वित्तीय मध्यस्थ चाहिए। और उससे फिर क्या होगा, इन सबको करने के लिए आपको बेहतर नियोजन चाहिए। क्योंकि जितना आप बेहतर नियोजन करते जाओगे, जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जितना मैं आपको हर बार आप देखोगे कि मान लीजिए मैंने चैप्टर पढ़ लिया और उस पर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं, तो जितना हर बार ऐसा होगा उतना आपको मेरे ऊपर विश्वास होता जाएगा, एक जो है सकारात्मक माहौल बनता जाएगा। तो ये जो निवेश का माहौल है, इन्वेस्टर्स कहाँ आएंगे, कहाँ से चले जाएंगे। आप अक्सर सुनते हो इन्वेस्टर यहाँ से चले गए इस देश से, उन्होंने पैसा हटा लिया क्योंकि माहौल ठीक नहीं लग रहा था, ये वो। तो उससे मतलब क्या? क्योंकि हर एक आदमी पैसा क्यों लगा रहा है? कि उसको कुछ रिटर्न मिले। तो अगर उसको ऐसा लग रहा है कि रिटर्न नहीं मिल रहा है या कुछ खतरा है, तो वहां से जाना शुरू कर देगा। इसलिए उस माहौल को बाकायदा नियोजित करने की जरूरत होती है, आपको माहौल बनाना होता है। बहुत कोशिश की जाती है, जैसे इंडिया जैसे देश में जहां हमें अभी उत्पादन को बढ़ाना है, जहां हमें भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को और अधिक ठीक करना है, वहां पर नियोजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, निवेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप देख रहे हैं निवेश के बहुत सारे विकल्प पे, लगभग जितने भी विकल्प संभव उन सभी विकल्पों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक कोई प्रश्न है, जरा मैं देख लेता हूं उस पर पहले। यहां पर पूछ रहे हो साइकिल, एक बार दोबारा बता दीजिए। साइकिल जो है, मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि देखिए मैंने आपको जतिन इसलिए बता देता कि मानव पूंजी और उद्यमिता में थोड़ा फर्क है। उद्यमिता में बात आई कि जो मानव पूंजी में बात हुई कि मेरा कौशल प्रशिक्षण कितना है, उद्यमिता में बात यही कि जो है नवाचार कितना है, नई सोच कितनी, लीक से हटके आप कितना सोच पाते हो, रिसर्च कितना है। क्योंकि जब आप रिसर्च करोगे तो नई चीजें आएंगी। चलिए अब आपके क्वेश्चंस आने शुरू हैं, तो मैं चाहूंगा पहले क्वेश्चंस की थोड़ी बात कर लें, फिर इसको एक बार दोहराएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पर जितिन पूछ रहे कि उद्यमिता और मानव पूंजी आर क्वाइट सिमिलर। नहीं, दे आर नॉट।
मानव पूंजी क्या है? मेरा कौशल। जैसे मुझे विषय आता है, ये मेरा कौशल है, मैं विषय को पढ़ा रहा हूं, मेरा अनुभव है, ये मानव पूंजी है संस्था के लिए। मैं संस्था के लिए एक मानव पूंजी हुआ। नवाचार क्या है? नवाचार ये है कि संस्था ये भी देखे कि कैसे जो है हम विद्यार्थियों को और ज्यादा लाभान्वित कर सकते हैं इस इम्तिहान के लिहाज से, या कुछ और सर्विसेज वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वो हुआ नवाचार। तो जब भी आप उत्पादन की बात करते हो तो उसमें नवाचार, और इसीलिए नवाचार का एक अलग से धड़ा होना चाहिए। इंडिया में अगर आप देखें, अब आप समझने लगे R&D का महत्व। अमेरिका जैसे देशों ने R&D पे बहुत पैसा लगाया 1990 में, 70 में, 80 में, 90 में, तो आज उसका लाभ उठा रहे हैं। हर जगह पे देखिए उन्हीं के ऊपर कॉपी, हर चीज पे कॉपीराइट है। उद्यमिता से आशय यह है कि हम कैसे नए नए तरीके से उसी चीज को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। क्या उस पर कोई और नया विकल्प है? मान लीजिए बिजली की बात है, तो बिजली का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए, इसमें दक्षता, ये मानव पूंजी हुई। उन लोगों को हायर करना जिनको अनुभव है कि सोलर प्लेट कैसे बन सकती है, वो स्किल हुआ। और अच्छी सोलर प्लेट का इस्तेमाल करना, वो अनुभव हुआ। लेकिन सोलर प्लेट के अलावा और क्या हो सकता है, वो उद्यमिता हुई, वो नवाचार हुआ। उसमें नई सोच के साथ नए यूनिट्स को लगाना, नई सोच को विस्तारित करना, ये सब जो है उद्यमिता का हिस्सा बनेंगे। तो उद्यमिता एक उत्पादन का एक घटक हुई और मानव पूंजी जो है वो पूंजी का एक घटक हुआ। तो बिल्कुल सिमिलर तो नहीं कहेंगे, पर हाँ उनके बीच में जाहिर सी बात है उत्पादन के ही घटक है, तो कहीं ना कहीं कुछ आपको समानता थोड़ी दिखाई पड़ सकती है। चलिए कैलाश की बात पर मैं जो है यहां पर बात करूं कि उत्पादन, मैंने आपको बताया कि उत्पादन आपने किया, उत्पादन में कुछ व्यय हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने गेहूं उगाया 1 किलो, 1 किलो में से आधा किलो खा गया, अभी आधा किलो तो अगले बार के लिए बीज बन सकता है जिसको मैं इस्तेमाल करूंगा। तो ये क्या हुआ, मेरा बचत हुआ। अब इस बचत से मैंने और उत्पादन किया। अब आधा किलो गेहूं आप जानते हैं कि अगले उसमें 10 किलो गेहूं पैदा करेगा, उसमें से फिर मैंने 2-3 किलो खा लिए, फिर जो है 7 किलो बचा, उससे और उत्पादन किया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जितना ज्यादा आपका बचत होता जा रहा है उतना और उत्पादन, और इस तरह से चक्र आगे बढ़ता जा रहा है। तो बचत और निवेश को जब आप जोड़ देंगे तो चक्र और आगे बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था का सुचक्र। वो सारे घटक जिसके जरिए उत्पादन बेहतर हो, क्योंकि अगर उत्पादन कम हुआ, बहुत ध्यान सुनिएगा, उत्पादन कम हुआ तो बचत नहीं हो पाएगी, उत्पादन कम हुआ तो बचत नहीं हो पाएगी। इसलिए उत्पादन का बढ़ना जरूरी है। उत्पादन बढ़ा तब बचत संभव है, तब निवेश संभव है, उससे और उत्पादन होगा। उससे फिर जब और उत्पादन होगा तो जैसा अभी आपने देखा कि मैंने पहले एग्जांपल में कहा आधा किलो गेहूं, दूसरी बार बोल रहा हूं 2 किलो गेहूं खा लूंगा। जितना ज्यादा उत्पादन होता है उसमें व्यय की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। ध्यान दीजिएगा, जितनी ये व्यय होगा उतना आगे उत्पादन की मांग आएगी, उतना फिर लोग डिमांड करेंगे। तो इस तरीके से एक चक्र बन जाएगा मांग और आपूर्ति के सुचक्र को। इसको जितना आप आगे बढ़ाते जाओगे, जितना ज्यादा उत्पादन उतना अधिक व्यय, उतना अधिक बचत, उतना अधिक निवेश, उससे और अधिक उत्पादन। एक ही सब विषय पे नहीं, बहुत सारे उत्पादन, बहुत अलग अलग तरह के उत्पादन, और इस तरीके से पूरा जो है एक अर्थव्यवस्था का चक्र चलता रहता है। आई होप कैलाश अब आपको बात समझ में आ गई। एक यहां पर कह सकते, देव पूछ रहे हैं कि सह संस्थापक को निवेशक मान सकते हैं, दोनों में फर्क है। अगर सह संस्थापक है तो वो कहेंगे, जैसे मान लीजिए सुनील प्राइवेट लिमिटेड में मेरा ही कोई दोस्त साथ में कंपनी बना रहा है, तो हम दोनों ने अपनी अपनी बचत का इस्तेमाल किया है, तो उसको जो है आप वहां पर नहीं बोलोगे कि ये निवेश है। यहां पर हम दोनों ने अपनी बचत का ही निवेश किया है, अपनी बचत को ही निवेश किया हुआ है उस पक्ष में। अब यहां पर एक बात और भी समझने की होती है कि मान लीजिए सुनील प्राइवेट लिमिटेड मैंने कंपनी खोली है और अपना पैसा निवेश, अपना जो बचत है उसमें लगाया है, किसमें, इस कंपनी में। तो अगर इस कंपनी को एक अलग एंटिटी मान लिया जाए, जैसे कंपनी तो एक अलग चीज होगी, मैं एक अलग चीज हूं, मुकेश अंबानी अलग चीज है, रिलायंस अलग चीज है, तो मुकेश अंबानी ने अपने बचत का भी रिलायंस में निवेश किया है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। हर सह संस्थापक अपनी बचत का इसमें निवेश करेगा और इसके अलावा कुछ और लोगों से भी निवेश लेगा। तो जो बाहर से निवेश आएंगे वो कैसे आएंगे, उन वित्त माध्यमों से। हमारी जो बचत है वो इसमें निवेश बनती है। तो इस तरह से जो है उसको वहां पर निवेशक नहीं बोलते, वहां संस्थापक बोलते हैं। माना जाता है कि संस्थापक अपना पैसा इसमें लगा ही रहे हैं। आई होप आपको बात स्पष्ट हो गई देव। तो बाकी इस पे और हम बात करेंगे जब पर ये अच्छा है, देखिए इसलिए मैं थोड़ा परेशान भी हो रहा था कि आपके प्रश्न नहीं आ रहे थे, क्योंकि जब आप प्रश्न आते तो इसका मतलब आप अपने सोचना शुरू किया है।
ये जब आप सोचना शुरू करते हो तो यहीं से बात आती है। यही ये जो आपका आज ये प्रश्न आपके दिमाग में आया कि सह संस्थापक कौन है, निवेशक कौन है, इसी पे पूरा स्टॉक मार्केट टिका होता है। पूरे स्टॉक मार्केट की अवधारणा इन्हीं 2-3-4 शब्दों के इर्द गिर्द घूमेगी। तो वहां पे और आप जो है डिटेल करेंगे क्या। फिलहाल के लिए मैंने या मेरे सह संस्थापक ने, मेरा एक दोस्त है जिसने मिलकर कंपनी खुलाई, तो कंपनी का नाम होगा सुनील एंड फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड। तो हम सब का जो बचत था वो लगाया गया इसमें निवेश की तरह, और बाहर से भी निवेश लिया जिसको कहा गया वित्तीय प्रबंध किया मैंने। तो मैं कहूंगा 1,000 रुपए हमने अपनी बचत लगाए, निवेश किया, और बाकी 1,000 रुपए का वित्तीय प्रबंध किया, मतलब बाहर से लाए और वहां से जो है ये कंपनी खोली। आई होप अब आपको स्पष्ट हो गया। एक क्वेश्चन ये है कि वित्तीय वातावरण मीन्स सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी भी और भी चीजें। एक तो सामाजिक पूंजी मतलब विश्वास होना, और उसके अतिरिक्त और भी बातें, जैसे कि मान लीजिए आपको मेरे ऊपर बहुत विश्वास हो, ईश्वर ना करे ऐसा कभी दिन आए, मान लीजिए, लेकिन आपको मेरे ऊपर बहुत विश्वास है, पर आप जानते हो कि इस आदमी में क्षमता नहीं है। ऐसा होता है, और बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, इसलिए मुझे अपना विषय बहुत पसंद। मैंने आपको पहले बताया कि इस विषय की खास बात यह है कि आपको बहुत व्यवहारिक बना देता है जीवन में। मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, उसके पास इनकम नहीं है, भरोसा बहुत है, ये मालूम है कि वो अपनी बात का बिल्कुल खरा है। वो मेरे पास आता है और कहता है कि सुनील जी यार 1,00,000 रुपए दे दो, मैं परसों तुम्हें दे दूंगा। मुझे उसकी बात पे बिल्कुल भरोसा है कि वो देगा। ये सामाजिक पूंजी है, ये बिल्कुल डाउट नहीं कि वो मना कर रहा है, वो उसके पास पैसा आएगा तो देगा। लेकिन एक सवाल फिर ये आएगा कि 1,00,000 रुपए लाएगा कहां से, इसके पास स्रोत क्या है। अगर वो स्रोत नहीं बता पा रहा है तो निवेश का माहौल ठीक नहीं है। आई होप इस अंतर से आप समझ गए। मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा है। वैसे बहुत सारे लोग, मान लीजिए कोई आया उधार मांगने, मैं जानता हूं आदमी अच्छा है, जैसे पैसा आएगा दे भी देगा, लेकिन पैसा आएगा ये सवाल बड़ा है। इसके पास स्रोत नहीं, कहां से पैसा आएगा। तो एक निवेशक की हैसियत से मैं वहां नहीं जाऊंगा, एक अच्छा निवेशक वहां पे नहीं जाएगा, फिर जानते हुए कि हाँ हाँ ये जरूर कहेगा कि कभी अगर इसके पास पैसा आया तो ये कंपनी अच्छी होगी। तो ये जो एक कंसेप्ट है, बल्कि जब आप आगे देखोगे मैं आपको बताऊंगा, रेटिंग जब निकालते हैं ना, आप बोलते हो ना S&P की रेटिंग इतनी है, इन दोनों घटकों को देखते हैं। एक तो कि लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी कितनी, इसको कहा जाता है पेइंग कैपेसिटी। मान लीजिए मैंने उधार दे दिया, वो बिल्कुल चाहता है उधार देना, उसका मन है, हो सकता है उसको शाम हर दिन बुरा लगता हो कि मैंने सुनील को कहा था कल पैसा दे दूंगा और नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उसके पास स्रोत नहीं तो कहां से देगा। तो ये जरूरी नहीं है कि वो सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी तो ठीक है हमारे बीच में, लेकिन ये निवेश के लिए उचित वातावरण नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास आय के स्रोत नहीं। तो इसीलिए आप किसी भी कंपनी में निवेश करते हो तो पहले क्या देखते हो, कंपनी का रिकॉर्ड कैसे रहा है, कैसा काम कर रही है। इसीलिए लोग नई कंपनियों में निवेश जल्दी नहीं करते। मैं आगे आपको बताऊंगा, और बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए आपके प्रश्न उस तरह से आ रहे हैं। जब कोई नई कंपनी में निवेश करता है, क्योंकि नई कंपनी में निवेश में रिस्क है, तो इसको कहा जाता है भाई ये वेंचर कैपिटल है। एक शब्द सवाल होता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल से मतलब क्या, जहां पर रिस्क ज्यादा है उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। मान लीजिए मैं बिल्कुल नया स्टार्टअप आया है, नए स्टार्टअप को कौन पैसा देगा, क्यों देगा भाई, रिस्क है। तो वहां पर बड़े बड़े लोग, उद्योगपति प्रेम जी आ जाएंगे, अच्छा चलो तुम करो देखते हैं, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, इसको बोला जाता है वेंचर कैपिटल। आप अक्सर सुनते हो कि स्टार्टअप के लिए वेंचर कैपिटल इकट्ठा करना है, और अगर बैंक देता है तो ज्यादा ब्याज दर लेता है कि भाई खतरा हो सकता है, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या फर्क है। या कोई ऐसे आदमी को दे रहा हूं जिसका, जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क है, उसके पैसा ना वापस आने को, तो उसको आगे बोलते हैं हेज फंड। उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है हेज पूंजी। हेज पूंजी का मतलब किसी ऐसी जहां निवेश करना जहां खतरा बहुत है। मान लीजिए विजय माल्या आके कहें कि सुनील पक्का जो है मैं आपका 1,00,000 रुपए दे दूंगा आप पर मैं जानता हूं इस आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, क्या करूं। दे सकता है, इसके पास पैसे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं, तो ऐसे फंड को कहा जाता है हेज फंड। तो वेंचर कैपिटल, हेज फंड, इन सबको कहा जाता है असुरक्षित निवेश है। ये भी जब मैं निवेश मॉडल पे आऊंगा तो बताऊंगा निवेश के प्रकारों में कि असुरक्षित मॉडल है। लेकिन अच्छा है आपने पूछा तो मैं यहीं पे कुछ थोड़ा सा आपको बता पाया। तो सामाजिक पूंजी में और निवेश के माहौल में थोड़ा फर्क है, और हर देश को काम करना चाहिए। जैसे भारत में पीछे निवेश का माहौल नहीं था, अभी भी निवेश के माहौल में एक सबसे बड़ी चिंता भारत में जो दिखाई पड़ती है वो जो व्याप्त भ्रष्टाचार है और जो सिस्टम में डिले होता है। इसलिए बहुत सारी कोशिश की जा रही, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तमाम जो है तरीके निकाले जा रहे हैं। आगे आप देखोगे पूरा एक चैप्टर इस पे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही। इकोनॉमिक सर्वे में पूरा एक चैप्टर दिया गया इस बात पर कि किस प्रकार से कोशिश की जाए कि लोग आए, निवेश करें और उनको भरोसा हो हमारे ऊपर कि नहीं आपको जो है आपका पैसा सुरक्षित है, हम आपको जो है सही समय पे अच्छा रिटर्न देंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन है।
यहां पर यह है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि कहीं पे बिजनेस करना कितना आसान है, जमीन कितनी आसानी से मिल जाएगी। पता चला, मान लीजिए एक उदाहरण से मैं आपको बताऊं, मैं गया बंगाल में बिजनेस करने, प्लीज जो लोग बंगाल के उसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा, मैं गया बंगाल से में बिजनेस करने, और वहां कुछ दिन बाद वहां पे कुछ लोग आ गए, एटा चलबे ना, इसको यहां से ले जाओ, पैक करो। एटा चलबे ना बंगाली मतलब ये नहीं चलेगा, एटा चलबे ना, यहां से जाओ तुम। अब मैं क्या करूं? मैंने अभी भी यही हुआ टाटा के साथ। टाटा ने वहां पे नैनो प्लांट लगाया सिंगूर में, और जमीन के बाद उसके बाद वहां पे हल्ला शुरू हो गया, यूनिट बंद करना पड़ा, और अंततः फिर उन्होंने शिफ्ट कर दिया उसको उत्तराखंड में। उत्तराखंड काफी उससे लाभ कमा रहा है नैनो प्लांट से। पंतनगर के पास उन्होंने जो शिफ्ट किया उससे काफी रुद्रपुर इलाके की काफी तरक्की हुई। तो अगर आप देखें तो वो जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है। कितने आसानी से निवेश मिल जाता है, कितने आसानी से फैक्ट, इसके 10 घटक हैं, और उन 10 घटकों की बात होगी निवेश जो है, जब उद्योग में बात करेंगे। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है पिछली साल की, निम्न से कौन सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का घटक है। तो अब देखिए यही है, यही मैं चाहता था जो आपकी तरफ से आ रहा है कि उत्सुकता ये पहली कड़ी होती है। जितना आप उत्सुक होंगे, जितना चीजों को समझना, फिर आप उसको समझना शुरू करते हैं। जूझना बहुत जरूरी होता है किसी विषय में, जितना आप जूझोगे उससे उतना आप फिर समझ पाओगे उसको। तो जब आप बोलते हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसका मतलब कितने आसानी से प्रॉपर्टी मिल सकती है, वहां पर क्लियरेंस मिल सकता है, टैक्स कितने आसानी से मतलब टैक्स पे करने के लिए हमको जो है लाइन लगा, कितनी जल्दी ऑर्डर मिल जाते हैं, लाइसेंस मिल जाता है, ये सब जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत 10 घटक हैं। और निर्यात का मॉडल का लाइसेंस कितनी आसानी से, आयात का लाइसेंस कितनी आसानी से, वगैरह वगैरह। तो ये सब आयुष आते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। आई होप आपको ही निवेश कैसे बेहतर किया जाए, हर वो चीज जो निवेश को बेहतर करती है वो वित्तीय प्रबंध में आएगी। तो आप वित्तीय शब्द को समझ रहे हो, निवेश, गुड। वित्तीय प्रबंध का मतलब हर वो चीज जिससे हम निवेश को बढ़ा सकें, हर वो चीज। अब इसी में एक शब्द में बोल रहा हूं, आजकल बहुत चर्चा में रहता है, खूब सुनते हैं आप, वित्तीय समावेश। अब वित्तीय समावेश फिर क्या है? कैसे वो जो नीचे के लोग हैं, जो अभी बैंकिंग मुख्य धारा में जुड़े नहीं हैं, जैसे सामान्य जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, जब मैं नीचे बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ आय के बारे में बोल रहा हूं, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, इनका अकाउंट खुलवा दिया, जनधन किया जाता, तो ये भी मुख्य धारा में आएंगे और वित्तीय समावेश होगा। मतलब उनका पैसा भी इस्तेमाल होगा, उससे उनको भी लाभ मिलेगा और आगे पैसा भी उपलब्ध होगा लोगों को। तो इसको बोलते हैं वित्तीय समावेश हो रहा है। देखिए शब्द समझ में आने लगा, वित्तीय समावेश कहते हैं वो सारी चीजें जिससे इसको करते हैं, उसको जो है आप कहते हो वित्तीय समावेश। यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है, सागर सिंह मेरे ख्याल से आपका नाम है। सागर पूछ रहे हैं कि स्थानीय निवेश से ज्यादा विदेशी निवेश पर क्यों ध्यान देते हैं? सागर जी, निवेश का पूरा सागर चाहिए, स्थानीय लोग भी चाहिए, विदेशी लोग भी चाहिए, इसलिए दोनों पे ध्यान देते हैं। स्थानीय निवेश में तो हम कर रहे हैं कि अकाउंट खोलिए, प्रॉफिट लीजिए, म्यूचुअल फंड सही है। आप हर 1 किलोमीटर पे देख रहे हो आजकल बोर्ड, क्या है? स्थानीय निवेश को प्रोत्साहन है कि पैसा आपके पास है, उसको सिर्फ हो जो है उसको पैसे को चलने दीजिए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, SIP करिए, ये करिए, वो करिए, क्या है? स्थानीय निवेश है। तो जो म्यूचुअल फंड को प्रोत्साहित करे वो स्थानीय निवेश है। अब तो बल्कि आगे मैं बताऊंगा कि सरकार जो है, जब सरकार भी ऋण लेती है, उसके लिए वो प्रतिभूतियां जारी करती है, ट्रेजरी बिल जारी करती है, उसको हम आगे बात करेंगे। तो जो सरकार जब ऋण लेती है, आजकल वो बहुत सस्ते जो है 10-10 हजार रुपए की प्रतिभूति जारी करके सरकार कहती है कि लोग खरीद लें और हमें पैसा दे दें, हम उनको बाद में रिटर्न देंगे। तो इस तरह की चीजें भी स्थानीय निवेश पे काफी काम किया जा रहा है और बहुत विकल्प है उसमें। मैं सागर आपकी सोच को, और ये यही बात है, मैं आपको पहले भी कहा कि बहुत मजेदार विषय है। अब आपकी सोच ठीक जा रही है, और ये मैं अभी पीछे, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो पीछे हमारी वित्त मंत्री ने यही शब्द बोला है कि हमें स्थानीय निवेश पे काम करना होगा। बहुत सारा अभी भी पैसा लोगों के पास होड़ है, उसको हम अगर उन भरोसे के साथ, एक जमाना ऐसा भी रहा है इंडिया ने, अगर आपके बाबा हों, ग्रैंडफादर हों, तो उनसे जरा पूछिएगा कि पहले लोगों से निवेश को आकर्षित करने के लिए एक इंदिरा विकास पत्र लाया गया कि आप इस विकास पत्र को खरीद लो और इतने समय के बाद सरकार आपको इतना पैसा देगी। लोग खरीदते थे उसको 10 रुपए में, 5 रुपए में, पोस्ट ऑफिस में बेचा जाता था, बैंकों में बेचा जाता था, सरकारी कार्यालयों में दिया जाता था लोगों को। लोग उसको खरीदते थे, रखते थे और इस तरह सरकार को पैसा मिलता था। तो वो निवेश का विकल्प हुआ। ये सब निवेश में स्थानीय निवेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि एसेट और कैपिटल में क्या फर्क है? जब आप पूंजी एसेट बोलते हो किसी चीज का, एसेट से मतलब ये हुआ कि वो जो आपके पास जितनी चीजें हैं जो
ओवर द पीरियड, एक लंबे समय के लिए वो नॉन मूवेबल हो, वो आपकी संपत्ति के रूप में दिखाए। तो संपत्ति और पूंजी में चलायमानता का फर्क होता है कि कौन कितना चलायमान है। एसेट जब आप बोलते हो तो पूंजी भी एक एसेट है, लेकिन वो चलायमान एसेट है, चलायमान एसेट है। इसके लिए पूरा एक सिद्धांत है, आगे मैं बात करूंगा। चलिए प्रश्न आने शुरू हुए, जिसको बोलते हैं एक बोलता है फ्लो वेरिएबल, एक होता है स्टॉक वेरिएबल। तो जैसे मान लीजिए मैंने मशीन लगा दी, वो मेरी संपत्ति है, प्लस मेरे बैंक में कुछ पैसा है या मैंने कुछ इशू कराया है जो है अपने बिजनेस के लिए, वो भी मेरी संपत्ति है। पर वो एक क्या है, फ्लो वेरिएबल है जो चल रहा है, एक स्टॉक वेरिएबल है जो रुका हुआ है। तो इन दोनों को मिला जुला के संपत्ति कहते हैं। कैपिटल एसेट का एक हिस्सा है जिसको आप फाइनेंशियल एसेट बोल सकते हो। आई होप आपको स्पष्ट हो गया। मैं अगर कहूं फाइनेंशियल एसेट होता है कैपिटल, तो बात क्लियर हो गई। फाइनेंशियल एसेट जो है, और बाकी जो चीजें हैं, टेक्निकल एसेट है, वो सब तो एसेट मतलब उन सभी चीजों को मिला जुला के आप एसेट बोलते हो। सहकारी बैंक जो है वो निवेश का, सभी बैंक जो होते हैं वो निवेश का मॉडल है। वहां पे वो क्या करते हो, आप भी निवेश कर रहे हो और वो आगे जो है बैंक भी निवेश कर रहा है, वित्तीय प्रबंध कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो जब बैंक किसी को लोन दे रहा तो उस संस्था के लिए वित्तीय प्रबंध है, बैंक के लिए निवेश है। बैंक ने तो निवेश किया ना उस आदमी में, उससे उनको प्रॉफिट मिलेगा। आपने पैसा दिया बैंक में, आपने निवेश किया हुआ है। तो इस तरीके से इसीलिए कहा भी जाता है कि वित्त से आशय क्या, परिवारों की बचत को मुख्य धारा में जोड़ना, परिवारों की बचत को मुख्य धारा में जोड़ना, इसी को आप बोलते हो वित्तीय प्रबंधन। ये यही हुआ वित्त, कि जो परिवारों की बचत हुई है उसको मुख्य धारा में जोड़ दिया जाए, उसको मेन सिस्टम में लाए। मैंने आपको बताया आर्थिक पूंजी से मतलब ये सारी चीजें जिसके अंतर्गत पैसा उपलब्ध हो रहा है, तो उसमें बचत भी आएगा, इसमें निवेश भी आएगा, ये उसकी आर्थिक पूंजी का हिस्सा बनते हैं। तो आर्थिक नीति पूछ रही है, आर्थिक पूंजी से आशय क्या, आर्थिक पूंजी से आशय जिसमें बचत भी है, जिसमें मतलब वो सारी चीजें जो पैसे से संबंधित हो जाएं, उनको आप आर्थिक पूंजी कहोगे, भौतिक पूंजी कहोगे। जो सारी चीजें कौशल प्रशिक्षण, अनुभव इत्यादि संबंधित हो जाए उनको मानव पूंजी कहा जाएगा, और जो विश्वास इत्यादि के साथ आती हो उनको सामाजिक पूंजी कहा जाएगा। यहां पे मोना पूछ रही कि अर्थव्यवस्था में पूंजी को निर्धारित कैसे करते हैं। अब पूंजी के निर्धारण के, यही देखिए, ये जो आपके मन में आ रहा है कि कैसे निर्धारित करना चाहिए, यही सब बात होती है आकलन की। आकलन क्या है, यही करता है कि कितना आपका पूंजी का निर्माण हुआ, कितना उत्पादन हुआ, कितना जो है इनकम हुई, कितना आय हुई, कितना बचत हुआ, ये सब चीजें जो है उसको जो है आप जब आकलित करते हो तो इसको कहते हैं आप कि अब पूंजी का निर्धारण हो रहा है। तो आकलन में वही काम किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी बढ़िया डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी थी कि आकलन और नियोजन की बात भी कही। आकलन में सारी चीजें आएंगी कितना। अब आपके मन में आ रहा कि सामाजिक पूंजी का भी आकलन कर सकते हैं क्या। अभी तक ये मुश्किल था, पर धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे सामाजिक पूंजी के आकलन का प्रचलन भी शुरू हुआ है। जैसे कि अगर मैं देखूं तो पिछले साल जो है जो नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में, वो इसी बात पर था कि सामाजिक पूंजी को कैसे क्वांटिफाई किया जाए, कैसे पता चले कि इस समाज में कितनी सामाजिक पूंजी है। ये मुश्किल काम है, लेकिन अब धीरे धीरे इसको भी मानकीकरण किया जा रहा है। तो मानव पूंजी का हो सकता है, आर्थिक पूंजी का हो सकता है, और यही सब आकलन के तरीके हैं। इनका मानकीकरण करना ही अर्थशास्त्र में एक चुनौती होती है, और एक बार वो हो जाए, सब उसका अनुपालन करने लगे तो बात ठीक हो जाती है। और कोई प्रश्न अगर है। पवन पूछ रहे हैं कि क्या इकोनॉमिक्स को गुड्स के प्रोडक्शन और उसके मार्केटिंग तक सीमित रखा जा सकता है। नहीं, प्रोडक्शन किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। एक तो ये बात, मांग एवं आपूर्ति किस चीज की, गुड्स एंड सर्विसेज की। अभी मैं गुड्स एंड सर्विसेज पे बाद में आऊंगा। तो जब वस्तुओं लिखा है तो उसको सिर्फ गुड्स मत देखिएगा। मांग एवं आपूर्ति, उत्पादन एवं विनिमय, आकलन और नियोजन, इन सब को आप मिला के इकोनॉमिक्स बोलते हो। तो जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, वो मांग और आपूर्ति को भी समझता है, उत्पादन और विनिमय को भी समझने की कोशिश करता है, आकलन और नियोजन की बात भी करता है। इन सभी चीजों की पहले जो है शुरुआत में वस्तुओं की बात होती थी, पर बाद में जब एडम स्मिथ के समय में बात कर रहे थे तो वस्तुओं की बात होती थी, लेकिन बाद में यहां पर जोड़ा गया सेवाओं को। तो वस्तुओं एवं सेवाओं की, जब एडम स्मिथ कह रहे थे तो वस्तुओं की बात होती थी, बाद में उसमें सेवाएं भी जोड़ी गई हैं। तो ये जो है, जब आप कहते हो कि हाँ ये अर्थशास्त्र है, ये इसके क्या क्या मुख्य घटक हैं। तो चलिए, आई होप आपको शब्द समझ आ गया। पूंजी क्या होती है, क्या क्यों लैंड इंपॉर्टेंट है, लेबर के क्या घटक हैं, उद्यमिता क्या होती है, मांग क्यों बढ़ती है और कैसे बढ़ सकती है।
ये बात आपको समझ में आई? विनिमय क्या होता है? तो अब देखिए, जहां पर जिन माध्यमों में पूंजी उपलब्ध हो पाती है उसको बोलते हैं पूंजी बाजार, जैसे कैपिटल मार्केट। अब उनके बारे में आगे आपको बात करूंगा। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कैपिटल मार्केट, कैसे वहां पर लोग जाके पूंजी इकट्ठा करते हैं। तो ये जो तरीका है, जहां बाजार क्या, मैंने आपको बताया, जहां भी क्रेता